हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है, प्रकाश, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं लाइट के नाम से। ठीक है, ये जो प्रकाश जो अध्याय है हमारे आरबीसी क्लास 10 साइंस के पाठ्यक्रम में अधिकांश अंक रखता है, यानी इसका अंक बाहर कितना है, 8 है। ठीक है, अंक इसके 8 हैं। ठीक है, और ये हमारी जो भौतिकी है, भौतिकी जो परिघटनाएं हैं उनमें अध्याय नंबर 1 है। यूनिट वाइज बोल रहा हूँ, यूनिट वाइज जो अध्याय है ये 9, चैप्टर वाइज तो 9 है, और यूनिट वाइज ये पहला चैप्टर है भौतिकी का, यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10 का। ठीक है, तो जो अध्याय 9 है जिसका नाम क्या है, प्रकाश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्लास 11th में तो नहीं, लेकिन क्लास 12th में मैं कह सकता हूँ जो एक यूनिट आएगी प्रकाशिकी आप में, वो बहुत उसमें बहुत ये आपका काम करेगा। इसमें जितने भी अपन बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, जो भी सीखेंगे, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश की रेखीय स्वरूप और जितना भी सब कुछ सीखेंगे, वो सब आपका कहाँ पर काम आने वाला है, क्लास 12th में। ठीक है, तो एक एक बात को अच्छी तरह से समझना है अपन को, और हर एक चीज को गहराई से समझेंगे। तो आज का ये वीडियो क्या है, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, परिचय, जैसा आपको अपने थंबनेल में दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये आज परिचयात्मक यानी इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। इसके अंदर हम समझेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। पहला पॉइंट, प्रकाश क्या है। दूसरा, प्रकाश का गमन स्वरूप किसे कहते हैं। गमन स्वरूप का अर्थ क्या होता है कि प्रकाश किस रूप में गमन करती है, समझ रहे हो, प्रकाश किस रूप में गमन करती है। वैसे हम समझेंगे कि प्रकाश है ना, अभी तक हमने प्रकाश को रेखा में, एक रेखा होती है ना, उसके अंदर हम स्वरूप में करते हैं कि इस रूप में प्रकाश गमन करती है। ठीक है ना, प्रकाश को ऐसा जाते हुए दिखाते हैं कि एक वस्तु रखी हुई है और फिर प्रकाश को ऐसे गुजारा तो वो प्रकाश हो गया। ये समझेंगे कि प्रकाश का स्वरूप कौन कौन सा होता है। पहला प्रश्न, प्रकाश क्या है। दूसरा, प्रकाश का गमन स्वरूप क्या है। और तीसरा, प्रकाश का स्वरूप कैसा है। प्रकाश का स्वरूप यानी प्रकाश है क्या, वाक्य में प्रकाश है क्या। प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक कण है। इनमें बहुत सारे वैज्ञानिकों के मध्य विरोधाभास है, लेकिन यहाँ पर एक सिद्धांत भी पढ़ने को पड़ेगा हमारा, डी ब्रॉगली सिद्धांत। उसके उस जो डी ब्रॉगली है, ये वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार हम जानेंगे कि प्रकाश का स्वरूप कैसा होता है, तरंग स्वरूप होता है या फिर कण स्वरूप होता है। ठीक है, ये भी समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि तरंग स्वरूप और आगे की बातें अपन करते रहेंगे, लेकिन अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने प्रकाश चैप्टर को। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रकाश। ठीक है, लाइट। अब प्रकाश के सबसे पहले हम जानेंगे विषय वस्तु। विषय वस्तु यानी कि अभी तो मैंने आपको बताया कि हम प्रकाश, जो ये वीडियो है, इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। अब अपन समझेंगे कि ये जो प्रकाश अध्याय है, इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिनमें से बोर्ड एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि यह फिजिक्स का चैप्टर भी है, तो वास्तव में इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उन पर भी चर्चा करेंगे आराम से, और आपको अंक बाहर तो मैंने बता ही रखा है। तो चलिए अपनी स्क्रीन पे देखिए, प्रकाश विषय वस्तु जानेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो 9.1 जो हमारे को अपनी बुक का जो सबसे पहला टॉपिक है, वो है प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम। दूसरा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण, है ना, दर्पण सूत्र, आवर्धनता, अपवर्तन, गोलीय लेंस से अपवर्तन, ठीक है, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण और लेंस की क्षमता। ये सारे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक बार वापिस से देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ना नहीं तो उपलब्ध करा सकूं तो मैं पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा इसकी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रश्न से कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो चलिए देखो, प्रकाश क्या है, भूमिका में समझेंगे। देखो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य की आंख पर, जो मनुष्य की आंख पर दृष्टि संवेदना यानी सेंसिटिव, यानी सेंसिटिविटी उत्पन्न करता है, किस पर, यानी उस पर जोर देता है, आंख पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है ना।
विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग जो मनुष्य की आंखों पर, जो मनुष्य की आंख पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। सर एक वर्ड नहीं समझ में आया इसके अंदर। सर चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण किसे कहते हैं सर? विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम, यहाँ एक वर्ड आ रहा है ये वाला, विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम। यानी ये कुछ मैं आपको समझाऊं तो देखिए, ये एक ऐसा होता है, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, समझ रहे हो? ये जो अभी बनाया है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। इसके अंदर बहुत सी क्या होती हैं? तरंगे होती हैं, बहुत सारी तरंगे होती हैं, एक्स रे, गामा रेस और अल्फा रेस, बहुत सारी तरंगे होती हैं, जिनमें से एक छोटा भाग होता है प्रकाश का भी, एक छोटा भाग होता है प्रकाश का। अब वो जो प्रकाश है, जिसे हम अभी प्रकाश के रूप में, जिसका हम प्रकाश बोल रहे हैं, वास्तविकता में वो एक तरंग है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर ये एक तरंग है। तो जब ये तरंग हमारी यानी मनुष्य की आंखों में दृष्टि संवेदन उत्पन्न करती है, यानी कि हम उस तरंग को देख पा रहे हैं, क्योंकि हम ना एक्सरे को देख पाते हैं, ना गामा रे को देख पाते हैं, और ना अल्फा रे को देख पाते हैं, हम देख पाते हैं प्रकाश को। तो ये बहुत छोटी सी बात है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जैसा यहाँ लिख रखा है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य के आंख पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, यानी बहुत कम होती है इसकी, जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए हम अपनी पृथ्वी में जितनी भी चीजें उपस्थित है, जितनी भी वस्तुएं उपस्थित है, उनको देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए विद्युत चुंबकीय विकिरण किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण शून्य एवं आय माध्यमों से स्वयं प्रसारित तरंग होती है। इसे प्रकाश भी कहा जाता है, किंतु वास्तव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा सा भाग है, बहुत ही नगण्य सा, बहुत छोटा सा भाग है। इसलिए वो मनुष्य की आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न कर सकता है। एक्सरे, गामा रेज, अल्फा रेज और लैम्डा रेज ये नहीं कर सकती हैं। अगर ये अपना प्रभाव डालने लग जाए ना मनुष्य की आंख पर, तो इनके प्रभाव से मनुष्य अंधा भी हो सकता है। इतनी तेज होती है इनकी तरंग दैर्ध्य इतनी तीव्र होती है जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए चुंबक की ये लाइन है ना, एक डब्बा सा है जिसके अंदर बहुत सारी रेज होती हैं, बहुत सारी तरंगे होती हैं। छोटी सी एक तरंग होती है प्रकाश, जो हमारी आंख पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिख पाती हैं। अब सेकंड प्रश्न, ये तो जानना हमने प्रकाश किसे कहते हैं। दूसरा जो मुख्य प्रश्न उठता है वह है, हमें विभिन्न वस्तुएं कैसे दिखाई पड़ती हैं, कि हमें इतनी सारी वस्तुएं पृथ्वी पर वो किस प्रकार से दिखाई देती हैं, वो क्यों दिखाई देती हैं। तो वो देखो, जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित कर लेती है एवं कुछ रंगों को परावर्तित कर देती है। जो रंग परावर्तन के रूप में हमारे नेत्रों के संपर्क में आते हैं, वह वस्तु हमें उसी रंग में दिखाई देती है। मतलब इस पैराग्राफ का मतलब आप समझिए, हमें कैसे दिखाई पड़ती है, वो प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि विज्ञान बहुत छोटे छोटे बातों को गहराई से समझाने वाला है, जब भी तो इसका नाम विज्ञान है, जब भी तो इसका नाम भौतिक है। भौतिक विज्ञान यानी भौतिकी का विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ हम समझते हैं विशेष ज्ञान। तो इसी से ही हमारे को समझना है कि जो प्रकाश है, यानी हमें विभिन्न वस्तुएं कैसे दिखाई पड़ती है, हम जानेंगे इससे पहले कि जो पृथ्वी है, इस पर प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, यानी प्रकाश का स्रोत क्या है ना। अगर हम बोले इस चीज को हम ऐसे समझें कि एक कमरा है, एक कमरे के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना, रात हो रही है। अब हम समझ रहे हैं कि जो बल्ब है अगर उसको नहीं जलाया जाए तो उस रूम का परिदृश्य कैसा दिखाई देगा, उस रूम की पिक्चर कैसी होगी? बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा हमारे को, है ना। लेकिन सब कुछ वहीं उपस्थित है। इसी प्रकार जब हम उस रूम के अंदर उस बल्ब को जलाते हैं तो हमें विभिन्न वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसी प्रकार ये जो पृथ्वी है एक प्रकार का रूम है, और इस पर जो बल्ब है उसकी भांति कार्य करता है सूर्य। बल्ब की भांति कार्य क्या करता है? सूर्य। सूर्य जो है
वो पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत कहलाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है आधे नंबर का, ये 1 नंबर का, कि पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, नाम लिखिए। तो आपका नाम आना चाहिए सूर्य, है ना, सूर्य नाम आना चाहिए। तो जब सूर्य अपनी प्रकाश में किरणें पृथ्वी में उपस्थित किसी भी अन्य विभिन्न वस्तुओं के ऊपर डालता है तो हमें वो वस्तु कैसे दिख पाती है, उसका प्रोसेस इस पैराग्राफ में बांधा गया है। तो हम मान रहे हैं कि प्रकाश की जो किरण है एक सेब के ऊपर गिर रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। ये प्रकाश, ये सूर्य है ना, ये सूर्य की किरणें किसके ऊपर पड़ रही हैं, सेब के ऊपर गिर रही हैं, ठीक है ना। अब ये जो सेब है प्रकाश की कुछ रंगों को अवशोषित कर लेगा, कुछ रंगों को अवशोषित कर लेगा और कुछ किरणों को, कुछ प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, बाहर छोड़ देगा, है ना, परावर्तित कर देगा, यानी बाहर छोड़ देगा। तो जो बाहर छोड़ी हुई इसकी किरणें हैं, यानी जो इसकी परावर्तित किरणें हैं जो इसने सेब ने छोड़ दी हैं, वो किसके पास जाएंगी, वो जाएगी मनुष्य की आंखों पर। वो कहाँ जाएंगी, मनुष्य की आंखों पर जाएंगी। और मनुष्य की आंखों पर ऐसा एक सिस्टम होता है, अभी हम आगे समझेंगे उस बातों को भी। वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्रकाश की परावर्तित किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके हमारी नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिख पाती हैं। तो जिस रंग की प्रकाश किरण वस्तु परावर्तित करता है वो ही रंग की वस्तु हमें दिखती है। मतलब यह मोटे मोटे तौर पर समझें कि प्रकाश की जो किरण है उसमें विभिन्न रंग पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, रेड भी है, ऑरेंज भी है, पीला भी है, वायलेट भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है। लेकिन ये जो वस्तु है सेब, ये हमें लाल रंग की क्यों दिखती है, ये हमें लाल रंग की इसलिए दिखती है, वर्णों पर ध्यान देना, जो शब्द कह रहा हूं उन पर ध्यान देना। ये हमें इसलिए दिखती है क्योंकि यह सेब प्रकाश के रेड यानी लाल रंगों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिसके कारण जो मनुष्य की आंख होती है वो उस लाल रंग को अवशोषित करती है, उस लाल रंग को ग्रहण करती है और ग्रहण करके मनुष्य के अनुकूल उसको बनाती हैं कि हम उसे देख पाए, किसको देख पाए, उस वस्तु को देख पाए। तो हमें इसलिए, क्योंकि जो वस्तु है, जो सेब है, वो रेड कलर को, जो रेड रेज हैं यानी जो लाल किरणें हैं उनको परावर्तित कर देता है, इसलिए हमें वो दिखती हैं, ठीक है ना। अब क्या हो, अब यहाँ पर रुको, अब आपने देख लिया, प्रोसेस समझ लिया। अब क्या हो कि जो प्रकाश की किरण है वो आ रही हैं और वो किसी वस्तु पे गिरी। अब मान लो कि किसी वस्तु में से वो जो प्रकाश की किरण है वो आर पार निकल गई, यानी ना तो वस्तु ने अवशोषित करा किरणों को और ना परावर्तित करा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मुझे बताओ, क्या इस सिचुएशन में क्या होगा, आंसर जानेंगे अभी। दूसरा, अगर यदि प्रकाश की किरणें आई और वस्तु ने सारी ही किरणें अवशोषित कर ली, कुछ भी परावर्तित नहीं की, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस परिस्थिति में क्या होगा। प्रश्न पूछा जाता है, संभवतः प्रश्न पूछा जाता है कि जब वस्तु, ये आपकी पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनमें भी प्रश्न दिया गया है, जब वस्तु प्रकाश की सभी किरणों को अवशोषित कर लेती है, ये सभी किरणों को परावर्तित कर देती है, या फिर जो किरणें हैं वो वस्तु से आर पार चली जाती हैं, तो परिस्थिति बताइए कि वस्तु हमें कैसे दिखेगी या क्या दिखेगी। तो इसी पर ही चर्चा करेंगे, बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। स्क्रीन पर देखिए, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर जो ये दे रखा है, ये प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है ना। अभी जो प्रकाश की किरणें हैं, ये वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ये ऐसे जा रही हैं, ठीक है। ये प्रकाश की किरणें ऐसे गई और वस्तु के आर पार चली गई, यानी ये जो पीछे आपको सेब दिखाया था ये वाला, चलो पहले इसको मिटाते हैं। ये जो आपने सेब दिखाया था, ये सेब में से मान लो वस्तु के आर पार चली गई, ये जो किरणें हैं वस्तु के बिल्कुल आर पार चली गई,
बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। तो अब क्या इस सिचुएशन में क्या होगा, आगे दे रखा है आपको पारदर्शिता, यानी वो वस्तु हमें कैसे दिखेगी, पारदर्शी दिखेगी। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु में से आर पार निकल जाती हैं तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है, लिख रखा है वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है, पारदर्शी दिखाई देती है, यानी ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। इसका बहुत मुख्य उदाहरण है कांच। कांच हमें कैसा दिखता है, पारदर्शी दिखता है, उसमें तो कोई रंग होता ही नहीं है। क्लियर है। अब दूसरी बात आती है कि एक प्रकाश है, प्रकाश की किरण है, वो वस्तु सभी रंग अवशोषित कर लेती है। जो प्रकाश की किरण है उसके सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये जो सेब है, ये सेब, ये जो सूर्य है, सूर्य के सभी रंगों को, सभी किरणों को अवशोषित कर लेता है। कोई भी किरण, प्रकाश की किरण मानव की आंख तक नहीं पहुंच पाती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में आप मुझे बताओ, वस्तु कैसी हो जाएगी, काली, यानी हमारे को कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। पहली बात हमने समझी कि वस्तु जो है प्रकाश की आर पार चली जाए, प्रकाश की जो किरणें हैं वो वस्तु के आर पार चली जाए तो हमें वस्तु कैसी दिखती है, पारदर्शी दिखती है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरणें जो गिर रही है वस्तु पर, अगर वो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वस्तु हमें कैसी दिखती है, काली दिखती है। समझ में आया। अब तीसरी एक और बात आती है, एक तीसरा और फंडामेंटल आता है। ये जो फंडामेंटल है ये समझना है कि प्रकाश जो है वो एक वस्तु पर गिरा और उस वस्तु ने सभी रंग परावर्तित कर दिए। समझ रहे हो, वस्तु ने क्या करा, किसी भी रंग को अपने पास नहीं रखा, सभी रंगों को क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। यानी सारी की सारी रंगे कहाँ चली गई, सारी की सारी जो प्रकाश किरणें वो कहाँ चली गई, आंख के पास चली गई। अब जो आंख है वो किस रंग की देखेगी, उस वस्तु को कैसा दिखाई रंग देगा, वो दिखाई देगा सफेद। कैसा दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। वो वस्तु मानव को कैसी दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर अपना ये फंडामेंटल बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होता है कि जो वस्तु, जो हमारे को पृथ्वी में विभिन्न वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं वो हमें कैसे दिखाई पड़ती हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये समझा। पहला हमने समझा, देखो पहला हमने समझा प्रकाश की डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ लाइट, ठीक है, पहला ये समझा। दूसरा हमने समझा हमें विभिन्न वस्तुएं कैसे दिख पाती हैं, यानी हमें विभिन्न वस्तुएं कैसे दिखती हैं, ये हमने समझा, ठीक है। अब हम समझेंगे थर्ड पॉइंट जो है हमारा, प्रकाश का गमन स्वरूप, ठीक है। प्रकाश का गमन स्वरूप, कि प्रकाश किस स्वरूप में गमन करती है भैया, प्रकाश किस स्वरूप में गमन करती है, मुझे ये तो बताओ। क्योंकि हम प्रकाश को समझ रहे हैं तो हमारे को ये भी समझना संभवतः पड़ेगा, संभवतः हमें ये पड़ेगा कि जो प्रकाश है किस रूप में गमन करती है, जब भी तो हम उसका सुलभ रूप से क्या कर पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे, है ना। ऐसे थोड़ी ना हम किसी चीज का अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हवा में, हवा, अभी हमने जो भी बातें करी एक कल्पना स्वरूप करी कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो वस्तु पे गिर रही हैं और हमें ऐसा दिख रहा है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो प्रकाश है, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, तो प्रकाश है वो किस रूप में उस वस्तु पर गिर रहा है, उस वस्तु पर आपतित हो रहा है। क्या वो एक रेखा के रूप में आपतित हो रहा है, क्या वो एक रेखा के समूह के रूप में आकर्षित हो रहा है, आपतित हो रहा है। तो इन बातों को समझेंगे हम किस टॉपिक में, ये जो तीसरा वाला टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रकाश का गमन स्वरूप। तो यह मैं देख पा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश का गमन स्वरूप है वो दो बातों, यानी दो रूपों में क्या होता है, स्वरूप होता है उसका। जो गमन स्वरूप है वो दो उस पे होता है, कि पहला है प्रकाश किरण, प्रकाश की किरण रूप में, और दूसरा होता है प्रकाश पुंज, यानी प्रकाश के पुंज रूप में। अच्छा सर, ये प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज दोनों में क्या अंतर है, स्पष्ट करिए। तो पहला मैं आपको बताऊंगा प्रकाश किरण किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश के सीधी रेखा में गमन पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। यानी जब वस्तु यानी जब प्रकाश की जो किरणें हैं एक रेखा के रूप में, यानी मैं कहूं इस प्रकार के रूप में गमन करती हैं, ऐसे ऐसे गमन करती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, प्रकाश किरण।
तब हम उनको क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। ठीक है। और सर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की रेखाओं का समूह। बड़ा ही क्लियर रूप से दे रखा है, प्रकाश की जो रेखाएं हैं उनका समूह प्रकाश पुंज कहलाता है। तो मुख्य तौर पर प्रकाश का गमन स्वरूप क्या होगा, यानी प्रकाश किस रूप में गमन करती है, तो हम इस चैप्टर में प्रकाश किरण के माध्यम से, प्रकाश किरण के माध्यम से यानी प्रकाश की जो किरणें हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं वो किस रूप में, एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। इसके माध्यम से हम दो परिघटनाओं को, जो इस पाठ की मूल जड़ है, जो इस पाठ की क्या है, जड़ है, उनको हम समझेंगे। पहला परावर्तन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दे रखा है, पहला परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। ठीक है। इन दो बातों को हम इस चैप्टर में आगे समझेंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि प्रकाश की गमन जो स्वरूप है इसका कैसा है, प्रकाश किरण का स्वरूप है। दो बातें हैं, प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज। देखिए प्रकाश पुंज के माध्यम से इसलिए हम, हमारे लिए कठिन होता है प्रकाश पुंज को लेकर, यदि हम समझें, यदि हम जितना भी अभी आगे हम चैप्टर में बढ़ेंगे, अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे, तो प्रकाश पुंज के यदि माध्यम से हम समझें अपवर्तन और परावर्तन की बातों को, तो ये हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझने को हम इसमें भी समझ सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हमें इस चीज को अभी नहीं छोड़ना है। एक साइंस के विद्यार्थी के लिए, एक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, यदि उसको विज्ञान में आगे जाना है तो वो प्रकाश पुंज के माध्यम से नहीं समझ सकता, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम एक सीधी रेखा के माध्यम से समझते हैं, तो उस सीधे रेखा के गमन पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण, जिसके माध्यम से हम प्रकाश का गमन स्वरूप तय कर पाते हैं। ये हुई हमारी तीसरी बात। अब हम समझेंगे कि जो प्रकाश है उसका स्वरूप कैसा होता है ना, प्रकाश का स्वरूप कैसा होता है। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए प्रकाश का स्वरूप दो भागों में बांटा गया है, यानी प्रकाश को हम तरंग भी कहते हैं, तो प्रकाश को हम कण भी कहते हैं। यानी हम बोलते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति है, यानी प्रकाश की जो प्रकृति है वो एक तरंग की भांति भी कार्य करती है और एक कण की भांति भी कार्य करती है। तो हम सबसे पहले समझते हैं तरंग की भांति कैसे कार्य करती है ना। तो अध्यारोपण व विवर्तन जैसी घटनाओं को, अध्यारोपण व विवर्तन जैसी घटनाओं को समझने के लिए प्रकाश के तरंग स्वरूप की सहायता ली जाती है। यह जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, प्रकाश की तरंग स्वरूप, प्रकाश के कौन से स्वरूप का, प्रकाश के तरंग स्वरूप को इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी घटनाओं को, भौतिकी की कौन सी घटनाओं को समझने के लिए, अध्यारोपण और विवर्तन। अभी सिर्फ आपको इनके नाम याद रखने, कि अध्यारोपण और विवर्तन सिर्फ नाम याद रखने। 11वीं कक्षा में यानी 11वीं कक्षा में तरंग कर कर आपका एक पाठ आएगा, उसके अंदर हम मुख्यतः इन बातों को समझेंगे। और दूसरी बात आती है, लेकिन तरंग स्वरूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव, कौन सा, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं प्रकाश की द्रव्य यानी पदार्थ से अनोन्य क्रिया, अनोन्य यानी आकर्षण, आकर्षण वाली क्रिया होती है ना, की व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी तरंग, जो प्रकाश का तरंग स्वरूप है, उससे अध्यारोपण और विवर्तन जैसी घटनाओं का तो परिकलन किया जा सकता है, यानी उनकी तो व्याख्या की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ही जो प्रकाश पदार्थ के साथ क्रिया करता है ना, पदार्थ के साथ अनोन्य क्रिया करता है, उसकी व्याख्या नहीं हो पा रही है भाई। तो वैज्ञानिकों के समक्ष बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। अरे ये क्या हुआ, हम तो समझ बैठे थे कि प्रकाश जो है उसका स्वरूप तरंग रूप का है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी स्टार्टिंग में, मैंने आपको जब विद्युत विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम को समझाया था, उसमें मैंने आपको प्रकाश को किस रूप में लिया था, एक तरंग की भांति आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिकों के समक्ष एक समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या क्या थी कि जो अध्यारोपण और विवर्तन जैसी जो घटनाएं हैं उनको तो हम प्रकाश के तरंग रूप से समझ पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही जो प्रकाश की पदार्थ के साथ, यानी पदार्थ के साथ जो अनोन्य क्रिया हो रही है, इंटरेक्शन अभिक्रिया हो रही है, उनको नहीं समझा पा रहे। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रकाश का दूसरा स्वरूप तय किया, जिसे हम नाम देते हैं कण, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कण नाम देते हैं। अब कण के रूप से ये जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव और प्रकाश की जो द्रव्य से अनोन्य क्रिया है, इसकी तो व्याख्या हो गई, लेकिन इन प्रभावों को प्रकाश के कण स्वरूप द्वारा समझा जा सकता है ना, ये तो हो गई।
ये वाली जो हमने बोला प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं प्रकाश की द्रव्य पदार्थ अनोन्य क्रिया की व्याख्या कर सकता है, ये हमने समझ लिया। ये इसकी यहाँ पर कण के माध्यम से हो गई और जो नहीं हो पाई वो तरंग के माध्यम से हो गई। तो ये तो हमने समझ लिया। तो अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि जो एक प्रकाश है उसके दो स्वरूप हो सकते हैं। वैज्ञानिकों में क्या हुआ, इसको लेकर मतभेद हुए, लेकिन एक वैज्ञानिक आए भैया, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। एक वैज्ञानिक, उनका नाम था डी ब्रॉगली, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था। तो एक डी ब्रॉगली, उन्होंने सिद्धांत दिया, एक सिद्धांत दिया जो आपको दिख रहा है, डी ब्रॉगली का सिद्धांत, जिसके अनुसार प्रकाश जो है वो उसका दो स्वरूप होते हैं, पहला तरंग और दूसरा कण, यानी प्रकाश का द्वैत सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत का नाम क्या था, प्रकाश का द्वैत सिद्धांत। यानी प्रकाश की जो प्रकृति होती है, यानी प्रकाश की जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, एक तरंग की भांति भी तरंग है ना, और एक कण की भांति एक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है। तो देखिए इस सिद्धांत की जो मुख्य मुख्य बातें थी, यानी इस सिद्धांत में जो डी ब्रॉगली वैज्ञानिक है उन्होंने क्या क्या स्पष्ट करा, यानी क्या क्या बताया, वो समझते हैं। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कण व तरंग दोनों प्रकार का व्यवहार करता है। इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट क्या था, देखिए बच्चों, पॉइंट आपको ऐसे ही बनाने हैं, जो नोट आप बनाएंगे उसको आपको ऐसे ही तैयार करना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कण व तरंग दोनों ही प्रकार की प्रकृतियां या व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, वर्तमान में इस कण तरंग द्वैत सिद्धांत को, इस कण तरंग द्वैत सिद्धांत को क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स में तरंग पैकेट यानी वेव पैकेट द्वारा निरूपित किया जाता है। तरंग पैकेट यानी वेव पैकेट द्वारा निरूपित किया जाता है ना। इसके अनुसार प्रकाश फोटोन की भांति व्यवहार करता है। इसके अनुसार प्रकाश जो होता है वो फोटोन की भांति क्रिया करता है। ये फोटोन की भांति व्यवहार करता है का अर्थ क्या है सर, यानी मैं आपको मुख्यतः समझाऊं तो इसका देखिए, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। मतलब तरंग और कण, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, तरंग और कण, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या नाम प्राप्त होता है, फोटोन। तो यानी फोटोन की भांति कार्य करता है प्रकाश। और फोटोन कैसा होता है, एक पैकेट के रूप में कार्य करता है ना। एक मतलब छोटे छोटे पैकेट होते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो क्वांटम यांत्रिकी में, सामान्य भौतिकी में नहीं, क्वांटम यांत्रिकी में हम प्रकाश को किस प्रकार का कहते हैं, फोटोन के भांति हम कार्य करना बता सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये तो बात हुई यहाँ पर। तो अब हमारे को दिख सकता है यहाँ पर पांचवा पॉइंट है, किस कारण किसी वस्तु की छाया दिखाई देती है। ये हमने प्रकाश का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। प्रकाश शब्द जो है हमारे पास, उसका मतलब हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम एक और टॉपिक बचता है हमारी पुस्तक में, वो है किस कारण हमें कोई वस्तु की छाया दिखाई पड़ती है। छाया जानते हो ना, शैडो, वो शैडो दिखाई पड़ती है किस कारण। तो वो किस कारण है, प्रकाश की सरल रेखी पथ के कारण किसी वस्तु की छाया दिखाई देती है। किसके कारण दिखाई देती है, प्रकाश की सरल रेखी पथ के कारण, यानी प्रकाश की किरण के कारण। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो, ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर यहाँ पर समाप्त। पूरा का पूरा हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक बिंदु पर चर्चा करी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।